अभी हम बनाएंगे गेम ओवर स्क्रीन। और गेम ओवर स्क्रीन बनाने से पहले आपको जानना पड़ेगा यूआई के बारे में। यूआई क्या होता है? यूज़र इंटरफेस, जैसे कि हमारा हेल्थ बार, टच इनपुट्स, कोई टेक्स्ट हो, बटन हो, या फिर गेम ओवर स्क्रीन या फिर बॉस स्क्रीन, ये सब क्या है? यूआई है। इसके थ्रू हम गेम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूआई का काम क्या होता है? ये बेसिकली हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है गेम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, चाहे वो गेम को पॉज करना हो, या फिर कोई टच इनपुट लेना हो, या फिर कोई सेटिंग करना हो। ये सब क्या है? ये सब यूआई है। ये रियल गेम ऑब्जेक्ट से अलग होते हैं क्योंकि ये गेम वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ हमें स्क्रीन पे ओवरले की तरह आपको दिखाई देता है। ये ना ही कोई गेम ऑब्जेक्ट से टकराते हैं या फिर ना ही उनके साथ कोई इंटरेक्ट करते हैं। यूनिटी के अंदर यूआई क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए एक कैनवास। कैनवास क्या होता है? अगर हम कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो पेंटर्स लोग जिसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, जो बोर्ड होता है, उसको कैनवास कहते हैं, जिसके ऊपर वो पेंट करते हैं। ठीक है। अब मुझे पेंटिंग बनाने के लिए कोई सरफेस तो चाहिए ना जिसके ऊपर मैं पेंट करूं। मैं ऐसे हवा में तो पेंट नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से काम करते हैं कैनवास गेम के अंदर। हमें अगर कोई भी यूआई एलिमेंट हमें शो करना हो तो हमें कैनवास के ऊपर ही उसको शो कर सकते हैं। अभी हम एक कैनवास क्रिएट करते हैं और आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो कैनवास क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? हायरार्की के ऊपर अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, इधर यूआई के अंडर आप नीचे देख सकते हो कैनवास। तो अब ये कैनवास एक क्रिएट हो गया। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि इवेंट सिस्टम नाम का एक गेम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। ये क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले हम कैनवास के बारे में जानते हैं। ये कैनवास हमने तो क्रिएट कर दिया। अभी क्या करते हैं? हम एक यूआई एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो फिर से मैं जाता हूँ क्रिएट पे और इधर हम क्या करेंगे? एक इमेज को ऐड करते हैं। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पर एक इमेज ऐड हो गया है। अब हमने यूआई एलिमेंट्स ऐड किया, इसको हम स्क्रीन पे तो देख पा रहे हैं लेकिन हमारा सीन के अंदर अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कैनवास पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी ये सब कैनवास शो हो रहा है। कैनवास जो है वो ओवरले की तरह काम करता है, तो ये प्रॉपर स्क्रीन साइज के हिसाब से आपको ऊपर दिखता है। और जो गेम ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं ये नॉर्मल सीन में होते हैं, कैमरा उसको रेंडर करता है उस क्वालिटी में। ठीक है। अब यूआई एलिमेंट और नॉर्मल गेम ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यूआई एलिमेंट कैनवास के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको कैनवास के बाहर ले जाऊंगा, अब ये कोई काम का नहीं है। अब ये रेंडर नहीं होगा क्योंकि ये कैनवास के बाहर आ चुका है, तो अब ये रेंडर नहीं होगा। ठीक है। मैं इसको फिर से बैक कर देता हूँ। कैमरा के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये फोकस पे आ जाएगा। अभी अगर मैं कैमरा को थोड़ा मूव करूंगा तो आप देख सकते हो कि सब ऑब्जेक्ट जितना कैमरा रेंडर कर उतना शो हो रहा है, लेकिन जो इमेज है वो अपनी जगह पर फिक्स है क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर एज ओवरले काम करता है। ठीक है। अब कैनवास के बारे में हम थोड़ा सा और कुछ चीज़ें जानते हैं। इधर तो हमने मैनुअली जाके कैनवास को क्रिएट किया। अब अगर डायरेक्ट अगर जाके यूआई पे अगर कोई भी यूआई एलिमेंट क्रिएट करोगे तो ये पहले चेक करेगा सीन पे कोई कैनवास है या नहीं। अगर कोई कैनवास है तो उसके अंडर तो इसको ये ऐड कर देगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली ये कैनवास क्रिएट करेगा और उसके बाद यूआई को ऐड कर देगा। अब कैनवास के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इधर आप देख सकते हो यहाँ पर रेक्ट ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म ही है, लेकिन इसमें जो पोजीशन है वो रियल वर्ल्ड वाला पोजीशन नहीं है, ये यूआई वाला पोजीशन है जो कि स्क्रीन के ऊपर काम करता है। इसके वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करता है। आप देख सकते हो इधर हमने जो सिलेक्ट किया था पोर्ट्रेट वाला, अगर मैंने इसको यहाँ पर कोई दूसरा रेशियो में लेता हूँ, आप देख सकते हो इसका साइज चेंज हो रहा है। हमने जैसा स्क्रीन साइज लिया उस हिसाब से अपने आप को ही फिट कर देता है। अब नीचे आप देख सकते हो इधर एक कैनवास कंपोनेंट है। इसके अंदर है रेंडर मोड। 3 टाइप का रेंडर्स होते हैं कैनवास का। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है? स्क्रीन स्पेस ओवरले। नाम से आपको पता चल रहा है ये एज ए ओवरले काम करेगा स्क्रीन के ऊपर। अब जैसा स्क्रीन रखोगे उस हिसाब से अपने आप को ये फिट करेगा। नॉर्मली हम यही प्रीफर करते हैं। दूसरा है स्क्रीन स्पेस कैमरा। ये कैसे काम करता है? इधर हमें एक रेंडर कैमरा को स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि सीन के अंदर हम मल्टीपल कैमरा चाहे रख सकते हैं। तो मान लो हम चाहते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक कैमरा पे ही रेंडर करे। आपने अगर गेम्स में कटसीन देखा होगा, वहाँ पर जो यूआई एलिमेंट्स है वो हाइड हो जाते हैं और वहाँ पर कैमरा भी वो अलग एंगल से आता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक कैमरा क्रिएट कर लेता हूँ। हमारा मेन कैमरा को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको कुछ और नाम दे देते हैं। तो कैमरा क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, ये जो कैनवास है यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देते हैं हमारा जो रेंडर कैमरा है। अब हमने कैमरा को स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पर अभी देख सकते हो एक नया ऑप्शन भी ऐड हो गया, सॉर्टिंग लेयर। तो यहाँ पर अब स्पेसिफाई कर सकते हो आप कौन सा लेयर पे इसको रखोगे। अब क्या होगा, ये कैनवास तभी आपको शो करेगा अगर ये कैमरा एक्टिव है तो। अगर ये कैमरा अभी एक्टिव नहीं है तो फिर ये शो नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। और थर्ड चीज़ जो है वो वर्ल्ड स्पेस।
वर्ल्ड स्पेस का मतलब क्या है? बेसिकली ये जो कैनवास है अब ये वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट होगा, हमारा गेम का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। आपने कई सारे गेम्स में देखा होगा एनिमीज के ऊपर जो हेल्थ बार होता है या फिर कोई प्लेयर के ऊपर कोई नेविगेशन के लिए कोई सिंबल होता है, वो क्या होता है गेम वर्ल्ड के अंदर रेंडर हो रहा होता है और वो प्लेयर के साथ मूव भी कर रहा होता है। और एक चीज़ आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे मैंने वर्ल्ड स्पेस पे रखा, अब जो ऊपर का रेक ट्रांसफॉर्म है अब ये ओपन हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इधर एडिट कर सकता हूँ, इसका जो पोजीशन वगैरह ये सब चीज़ों को मैं एडिट कर सकता हूँ क्योंकि अब ये गेम वर्ल्ड पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, आपको बस थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मेनली जो है हम जो स्क्रीन स्पेस ओवरले है इसको यूज़ करते हैं। हमारे गेम में तो अभी फिलहाल इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम स्क्रीन स्पेस ओवरले पे रखते हैं। नीचे एक प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है सॉर्टिंग ऑर्डर। और सॉर्टिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था, जैसे इमेज के लिए काम करता है ठीक उसी तरह कैनवास के लिए भी काम करता है। सीन के अंदर मान लो बहुत सारे कैनवास है, तो कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे रहेगा ये सॉर्टिंग ऑर्डर डिसाइड करता है। जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो ऊपर सबसे रेंडर होगा और जिसका कम है वो पीछे रहेगा। ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही नॉर्मल डिफॉल्ट पे ही रहता है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं होता है। अभी नेक्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं, कैनवास स्केलर। ये डिसाइड करता है कि हमारा कैनवास कैसे स्केल होगा हमारा स्क्रीन साइज के हिसाब से। हम अगर गेम बना रहे हैं तो मल्टीपल डिवाइसेस का अलग अलग स्क्रीन साइज होता है, तो उस हिसाब से ये कैसे अपने आप को स्केल करेगा, अपने आप को फिट करेगा उस स्क्रीन में, उसको ये डिफाइन करता है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है। अब इसका पहला प्रॉपर्टी है यूआई स्केल मोड। इसका मतलब कैनवास के अंदर जो यूआई एलिमेंट्स है वो कैनवास के साथ कैसे स्केल करेंगे इसको ये डिफाइन करता है। इधर सबसे पहला है कांस्टेंट पिक्सल साइज। इसका मतलब क्या है, यूआई एलिमेंट्स जो होंगे कैनवास के अंदर उनका साइज फिक्स्ड होगा। दूसरा क्या है, स्केल विथ स्क्रीन साइज। इस पर क्या होता है, हमारा जो यूआई एलिमेंट्स है वो स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप को फिट करते हैं। कोई छोटा मोबाइल स्क्रीन है तो फिर वो एलिमेंट्स छोटे दिखेंगे, और अगर कोई बड़ा स्क्रीन है तो फिर वो यूआई एलिमेंट्स भी उस हिसाब से बड़े दिखेंगे। नीचे कुछ ऑप्शन भी खुल जाता है अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो, जैसे कि रेफरेंस रिजोल्यूशन। स्क्रीन के हिसाब से बड़े या छोटे होंगे, लेकिन जो रेफरेंस स्क्रीन है मतलब डिफॉल्ट स्क्रीन कौन सा रहेगा उसके लिए हमें इधर रेफरेंस देना पड़ेगा। हम इधर 1080p पोर्ट्रेट के लिए बना रहे हैं तो हमें इधर उस हिसाब से वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। अभी हमने रेफरेंस रिजोल्यूशन सेट कर दिया है, तो अभी अगर हम इधर कोई यूआई एलिमेंट ऐड करेंगे तो हम देख पाएंगे कि 1080p पोर्ट्रेट स्क्रीन पे ये कैसा दिखेगा। अगर स्क्रीन अभी बड़ा या छोटा होगा तो ये इस रेशियो के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। अभी नीचे एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है स्क्रीन मैच मोड। अगर हमने रेफरेंस रिजोल्यूशन तो दिया है 1080p, अगर कोई स्क्रीन इससे छोटा है या फिर बड़ा है तो ये किस तरह से अपने आप को फिट करेगा। अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि एक्सपांड करेगा तो ये अपने आप को इस हिसाब से स्केल करेगा या फिर उसको श्रिंक करेगा। ये दोनों हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं विड्थ और हाइट को। अब स्क्रीन अगर साइज बढ़ गया तो ये क्या करेगा, या तो हाइट को या फिर विड्थ को उस हिसाब से मैच करेगा। लेकिन आजकल जो मोबाइल्स आ रहे हैं उसका जो विड्थ होता है वो नॉर्मली सबका सेम होता है, लेकिन जो हाइट होता है वो थोड़ा डिफर करता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, विड्थ को मैच करेंगे। मतलब विड्थ जो है वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो हाइट होगा वो डिवाइस के हिसाब से वेरी करेगा। ठीक उसी तरह अगर हम लैंडस्केप के लिए गेम बना रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हाइट है उसको हम मैच करेंगे और बाकी जो विड्थ है वो वेरी करेगा। तो समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्या है, ग्राफिक्स रेकास्टर। ये क्या करता है, बेसिकली हमारा जो कैनवास पे जो इनपुट्स है उनको डिटेक्ट करता है। चाहे मान लो हमने स्क्रीन पे टैप किया या फिर स्क्रीन में ड्रैग किया, स्वाइप किया, ये सब चीज़ों को ये डिटेक्ट करता है। अगर हमने इसको डिसेबल कर दिया तो फिर इसके अंदर जो भी यूआई एलिमेंट्स होंगे वो इनपुट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब हमने कैनवास ऐड किया तो आपने देखा होगा नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इवेंट सिस्टम। इसका काम क्या है, बेसिकली कैनवास के ऊपर जो भी इनपुट्स वगैरह उन सबको डिटेक्ट करता है, जैसे कि कोई टच हो, टैप करना हो, स्क्रॉल किया, ये सब चीज़ों को ये डिटेक्ट करता है। अगर इवेंट सिस्टम को आप डिलीट कर देंगे तो फिर वो इनपुट और नहीं लेगा।